Hello students, this is the second video lecture of class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations. So if you are able to recall, in the first video lecture we discussed that whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. ठीक है, तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, है ना, कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज के लिए मैंने क्या याद दिलाया था कि जब जब न्यू सब्सटेंस बनेगा तब केमिकल चेंज होगा, वो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस का कंपोजिशन सेम रहेगा, है ना। अगर चेंज होगा कुछ फिजिकल चेंज में तो वो होगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया। ठीक, इस केस में केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बन रहा है, और जब भी केमिकल चेंज होगा मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी देखी थी, उसमें ये कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स जो कि पुराने बॉन्ड्स हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट वाली साइड है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि समझो H2 हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर, ऐसा एक एग्जांपल देखा था हमने। उस केस में हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स थे, ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स थे, वो ब्रेक होते हैं। तो अगर ये याद हो तो हाइड्रोजन के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे आया, क्या आया, वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। तब भी नहीं समझ आया कि बॉन्ड कैसे बने थे, लेकिन ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का जब शेयरिंग होगा या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स देना या लेना, उस दौरान बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे जब चैप्टर्स आएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट वाली साइड बोला था ना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, दे आर ब्रोकन और नए बॉन्ड्स बनते हैं। यही एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स का मतलब क्या कि अब दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा था, लेकिन वाटर में जब तुम देखोगे तो दो ऑक्सीजन के बजाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, ये जो बॉन्ड्स हैं ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, बॉन्ड्स बनना टूटना ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन लैब में कर रहे हैं या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो उस पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये अगर चेंज हुआ मतलब पक्का केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, तो ऐसे चेंजेस में आते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या कि रिएक्टेंट्स अगर सॉलिड स्टेट में है तो प्रोडक्ट एक्वस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में मिलेगा, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर नज़र आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। तो कलर में भी अगर चेंज होता है तो मतलब कि रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो गया। ठीक, उसके अलावा होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तुमने नीचे से बर्नर नहीं लगाया, अपने आप रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो गया या रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कम हो गया, लो हो गया, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो या तो कलर चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुआ। कैसे, क्योंकि तुमने तो लिक्विड डाला था, गैस इवॉल्व होने लगी, गैस इवॉल्व हो रही, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट था, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इसको हमें इसी के अंदर डालना चाहिए, लेकिन इसको अलग से टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है तो हम अलग से याद करेंगे कि चार चेंजेस अगर, अब देखो वो ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ये चारों के चारों चेंजेस नज़र आए। एक ही रिएक्शन में 1, 2, 3 या 4,
कितने भी चेंजेस दिखेंगे, एटलीस्ट एक चेंज तो दिखेगा। अगर वो चेंज दिखता है मतलब पक्का केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये चेंजेस ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं। तो एग्जाम्पल देने के लिए एक्टिविटीज़ दी है टेक्स्ट बुक में 3। ये 3 एक्टिविटीज़ से हम समझते हैं कि ये जो चेंजेस हमने जो डिस्कस किया ना कि फिजिकल स्टेट चेंज होता है, या कलर चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज हो रही है। तो ऐसे कौन सी रिएक्शंस है जिसमें ऐसा सब देखने को मिलता है। तो जैसे पहला उन्होंने डिस्कस किया एक्टिविटी 1.1, वो डिस्कस करते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अब मैग्नीशियम रिबन, अगर तुम्हें याद हो, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। अगर मैग्नीशियम मेटल है तो फिर मैग्नीशियम को ही क्यों इस एक्टिविटी में लिया, इतने सारे मेटल्स हैं, मैग्नीशियम को ही क्यों चुना डिस्कस करने के लिए। वो इसलिए कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव मेटल है, आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि मैग्नीशियम जो है Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ कहीं पे भी ऑक्सीजन मेंशन नहीं किया, उन्होंने बोला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, मतलब क्या कि जब भी कभी भी कोई भी सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं इन एयर, इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। वो मैग्नीशियम सामने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमें उसे ज़बरदस्ती कराना है, उसको पीटना है, चलो तुम रिएक्ट करो। तो वो रिएक्ट करने के लिए हम एक रिएक्शन कंडीशन दे रहे हैं, वो है हीट। हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें तुम्हें एरो दिखेगा, कल हमने डिस्कस किया था, यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, जब दोनों रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसको मैं जब दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तरह, तो ये रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जैसे मैथ्स में इक्वेशन था, वहाँ इक्वल टू साइन था, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा, यहाँ एरो आएगा, बाकी प्लस तो रहेगा, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। पर साइंस में केमिकल इक्वेशन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस। सिग्निफिकेंस ऑफ एरो भी डिस्कस किया था, जहाँ पे वो बताता है एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस केस में जब वो एक्टिविटी समझाते हैं तो बोलते हैं कि पहले आप मैग्नीशियम रिबन लो, यानी मैग्नीशियम जो है वो रिबन के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स, कुछ मेटल्स पैलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है तो वो पैलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ जो मेटल्स होते हैं ब्लॉक्स के फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का रिबन लिया, पतले चिप्स जैसे ही दिखते हैं, ऐसा वो जो बचपन में स्कूल में रिबन बांधते थे ऐसा रिबन नहीं होता, पर ठीक है। तो वो चिप के फॉर्म में अवेलेबल होगा, पतला होगा तो आसान होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, उसको आसान होगा बर्न करना। ठीक है, तुम बताओ कि अगर एक पेपर को बर्न करना है और बुक को बर्न करना है, जलाना है, ठीक है, तो अगर बुक को जलाएंगे तो उसको जलाने में टाइम लगेगा, और अगर एक सिंगल पेपर को रखेंगे तो गैस पे या फ्लेम पे रखेंगे उसको जलाने के लिए, तो कंपैरिजन टू बुक जो पेपर है वो जल्दी जलेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम मेटल को रिबन के फॉर्म में लिया है ताकि वो आसानी से जले। ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको बर्नर में जलाने से पहले इसको सैंड पेपर से क्लीन किया गया। किससे क्लीन किया गया? सैंड पेपर से। बोला ऐसा क्यों? सैंड पेपर से उसको क्लीन क्यों किया गया? बोले सैंड पेपर के साथ इसलिए क्लीन किया गया क्योंकि मैग्नीशियम जो है, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं, कौन से लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। किसको? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, मैग्नीशियम क्योंकि सॉलिड है, तो उसमें जो मैग्नीशियम एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे और कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे। तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये जो एक एटम है ये रिप्रेजेंट करता है एक मैग्नीशियम एटम। वन सर्कल रिप्रेजेंट्स वन मैग्नीशियम एटम। अब ये जो बाहरी वाले जो मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम, ये
जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आउटर लेयर है मैग्नीशियम की, ये सारे ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, एकदम से नहीं पर स्लोली, समय के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे और ये बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये धीरे धीरे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। तो ये मैग्नीशियम रिबन जो तुम ले रहे हो उसमें बाहर किसका लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया। तुम जो रिएक्शन में चाहते हो वो चाहते हो मैग्नीशियम, तो तुम क्या करोगे, ये जो लेयर बन गई है तुमने तो बस रखा था, वो एयर से एक्सपोज है ना मैग्नीशियम रिबन, तो वो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है ये तुम्हें निकालना है बिफोर यूजिंग इन द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट में चाहते हो मैग्नीशियम रिबन, नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला रिबन। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को निकालने के लिए तुम सैंड पेपर यूज़ करते हो, तो फ्रिक्शन के वजह से उसको जब ज़ोर से रगड़ते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो निकल जाता है, ठीक, और क्या बचता है मैग्नीशियम, ठीक। तो एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन यूज़ करने से पहले उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ क्लीन किया, फिर मैग्नीशियम रिबन को अब उन्होंने रखा बर्नर पे। अब आते हैं बर्नर पे। तुम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें फ्लेम के बारे में पढ़ा था। फ्लेम का कलर जो होता है वो कैसा होता है, फ्लेम का जो कलर होता है वो या तो तुम्हें ब्लू दिखेगा, ब्लू कलर की फ्लेम कहाँ देखी, तो तुमने ज़्यादातर अपने किचन में जो गैस स्टव है वहाँ देखा होगा, ठीक है, ब्लू कलर की फ्लेम होती। अदरवाइज येलो ऑरेंज कलर का भी फ्लेम देखा होगा, वो येलो ऑरेंज कलर का फ्लेम ज़्यादातर तुमने दिवाली के टाइम पे दिया में या कैंडल में तुमने देखा होगा कि ये जो फ्लेम का कलर है वो येलो ऑरेंज। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हमने पढ़ा था कंबशन एंड फ्लेम में, कि जब ब्लू कलर हो रहा है मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, जो भी फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है, इसलिए जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू कलर है। क्यों ब्लू कलर है, क्योंकि क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब क्या कि सफिशिएंट ऑक्सीजन है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है मतलब क्या, सफिशिएंट ऑक्सीजन है। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो क्या हो रहा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से फ्लेम का कलर कैसा है, येलो ऑरेंज, ठीक है। अब ये क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि तुमको पता होना चाहिए कि जब तुम लैब में बर्नर यूज़ करते हो, ज़्यादातर देखो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा स्पिरिट लैम्प और बर्नर, तो ये जो स्पिरिट लैम्प लिखा है एक्टिविटी में, तो स्पिरिट का मतलब ये नहीं, वो स्पिरिट का मतलब भूत आत्मा नहीं, लेकिन स्पिरिट का मतलब अल्कोहल या केरोसिन से जो लैम्प जलता था पहले, ठीक है। आजकल लेबोरेटरीज में ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, बर्नर, और वो बर्नर ज़्यादातर कौन सा होता है, बंसन बर्नर। कौन सा बर्नर होता है, बंसन बर्नर, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ना ही बोर्ड में पूछेंगे, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि बंसन बर्नर में यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है। बंसन बर्नर में साइड में पूरा सिलेंड्रिकल है, साइड में एक होल होता है। अब ये जो होल है इसके आसपास एक ऐसे, ये जो है ये पूरी रिंग होती है, ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग को ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगी, इसको घुमाओगे तो नीचे खिसकेगी, इसको घुमाओगे तो ऊपर जाएगी। ये रिंग और ये होल का काम क्या है, ये रिंग और ये होल डिसाइड करेंगे कि तुम्हें बर्नर में ब्लू कलर की फ्लेम चाहिए कि येलो ऑरेंज कलर की फ्लेम चाहिए, तुम्हें कंप्लीट कंबशन कराना है कि इनकम्प्लीट। बताया था येलो ऑरेंज कलर मतलब कैसा कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है। ब्लू कलर की फ्लेम मतलब कौन सा कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्यों कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि ये जो होल है यहाँ से एयर जाएगी, अगर एयर जा रही है मतलब
ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन, और अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है मतलब फ्लेम का कलर क्या होगा, ब्लू। फ्लेम का कलर क्या होगा, ब्लू। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये रिंग था, रिंग को ऐसे ऐसे घुमाया मैंने, ठीक है, जब मैंने घुमाया तो ये होल बंद हो गया, इसको घुमाया तो ये नीचे आ गई, ये नीचे आ गई तो इसने ये जो होल था इसको बंद कर दिया। अब जो है हवा यहाँ से नहीं जा रही, हवा नहीं जा रही तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन कम हो गया तो फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा, येलो ऑरेंज। फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा, येलो ऑरेंज, ठीक है। तो बंसन बर्नर से हम लोग फ्लेम का कलर जो है, मतलब ज़्यादातर लैब में बंसन बर्नर यूज़ होता है, तो हम इसकी मदद से इस मूवमेंट ऑफ ये जो रिंग है इसको घुमा के हम ये होल का ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करते हुए एयर का मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, हम ऑक्सीजन का अमाउंट कंट्रोल करें। अगर ऑक्सीजन कम, इनकम्प्लीट कंबशन, येलो कलर की फ्लेम। ऑक्सीजन ज़्यादा, कंप्लीट कंबशन, ब्लू कलर की फ्लेम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। हमें ये फ्लेम का कलर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर तुमने बर्नर में, अब इसमें कोई वो नहीं था, इस एक्टिविटी में ऐसा नहीं था कि तुमको ये कलर का फ्लेम चाहिए, वो कलर का फ्लेम चाहिए, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ज़्यादातर ब्लू या येलो ऑरेंज कलर की फ्लेम होगी बर्नर में। अब जब तुम मैग्नीशियम रिबन इधर रखते हो, तुम कहीं से ऑक्सीजन लाते नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके आते हो, ये रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीजन आ रहा है वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वो ऑक्सीजन आ रहा है एयर से, ठीक। वो ऑक्सीजन एयर से आ रहा है और ये मैग्नीशियम रिबन तुमने यहाँ पे गैस पे रखी, ये फ्लेम पे रखी। अब फ्लेम या तो ब्लू कलर की होगी या कौन से कलर की होगी, येलो ऑरेंज कलर की। डिपेंड करता है कि तुमने यहाँ पे ये क्लोज रखा है कि ओपन रखा है, ये मैंने तुमको समझा। फ्लेम में जैसे ही तुमने मैग्नीशियम रिबन रखी, फ्लेम का कलर चेंज हो गया और फ्लेम का कलर हो गया वाइट डेजलिंग फ्लेम। एकदम चमचमाता वाइट कलर का फ्लेम नजर आएगा। जैसे अगर तुमने दिवाली के टाइम पे वो चिंगारी जलाई होगी तो कैसा वो ब्राइट कलर का फ्लेम जनरेट होता है ना, वैसा ही सेम तुमको यहाँ पे फ्लेम का कलर दिखाई देगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम। कब, जब मैग्नीशियम रिबन को तुम इस बर्नर, इस फ्लेम पे रखोगे तो फ्लेम का कलर किस में चेंज हो जाएगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक। ये डेजलिंग वर्ड कहीं सुना है, वो कोलगेट की ऐड आती है, वाइट डेजलिंग टीथ ऐसा करके, ठीक। सेम सेम एकदम चमचमाती फ्लेम बन जाएगी, फ्लेम का कलर ब्लू से वाइट डेजलिंग हो जाएगा, या तो येलो ऑरेंज कलर से वाइट डेजलिंग फ्लेम नजर आएगी। फ्लेम के साथ साथ तुम्हें क्या नजर आएगा कि तुमने ये जो मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स से पकड़ा था, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ा था, ठीक है, वो गर्म ना लगे इसलिए। ये मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ा था, फ्लेम का कलर तो चेंज हुआ, लेकिन ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होके यहाँ पे तुमने क्या रखा है, यहाँ पे तुमने रखा है वॉच ग्लास। क्या रखा है, वॉच ग्लास। अभी वॉच ग्लास क्या है, लैब में एक कटोरी होती है, कांच की बनी हुई होती है, तो उस कांच की बनी हुई कटोरी को वॉच ग्लास कहते हैं। ये वॉच ग्लास जो है, इसमें ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न करोगे तो तुम्हें पाउडर फॉर्म में वाइट कलर का पाउडर ऐश मिलेगा, ठीक है। तो वो जो रिबन है वो बर्न होके ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, वाइट कलर का पाउडर होगा और वो किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मतलब मैग्नीशियम रिबन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको वॉच ग्लास में कलेक्ट करते हैं और ये इस तरह से तुमने देखा। अब देखो इधर से कंपेयर करें इस रिएक्शन को, तो ये मैग्नीशियम कैसा था, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैस स्टेट में थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था। तुम देखो ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में था अब कैसा हो गया, ऑक्साइड के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में। चेंज इन फिजिकल स्टेट नजर आया इसके अंदर। अच्छा, और क्या नजर आया, टेम्परेचर तुमने चेंज किया था, तुमने बाहर से हीट प्रोवाइड की, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, क्या तुम्हें कलर चेंज होता हुआ नजर आया, हाँ, मैग्नीशियम रिबन का जो कलर होगा वो मेटालिक, सिल्वर मेटालिक कलर होगा मैग्नीशियम रिबन का। बाद में कैसा हो गया, वाइट पाउडर, चेंज इन कलर नजर आया, चेंज इन स्टेट नजर आया। तो दो चेंजेस तुमको इसमें नजर आए। मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है चारों चेंजेस तुम्हें एक रिएक्शन में नजर आए, पर एटलीस्ट एक चेंज तो नजर आएगा। और इस रिएक्शन में तुमको दो चेंजेस नजर आए, एक तो चेंज इन स्टेट और दूसरा चेंज इन कलर। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में था, बाद में सॉलिड स्टेट में हो गया, तो फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, सब्सटेंस का, ऑक्सीजन का चेंज हुआ। दूसरा कलर चेंज हुआ, पहले मेटालिक सिल्वर था, बाद में वाइट कलर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये
एक एक्टिविटी थी जो बता रहा है कि तुमको 2 चेंजेस तो एटलीस्ट नज़र आए। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 1.2, वो भी इसी तरह से क्या डिस्कस कर रही है, एक्टिविटी 1.2 डिस्कस करती है कि इन लोगों ने लेड नाइट्रेट, अब लेड को रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से। लेड का वैलेंसी होता है +2, लेड का वैलेंसी क्या होता है +2, ये याद रखना है क्योंकि लेड 9th में नहीं पढ़ा था। वैलेंसी वाले टेबल में तुमने नाइट्रेट पढ़ा था, नाइट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं NO3 से, और NO3 का वैलेंसी क्या था -1, तो ये तुम्हें याद था, ठीक। लेकिन लेड जो होता है, लेड का होता है वैलेंसी +2। अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनाएंगे, लेड नाइट्रेट, लेड का वैलेंसी +2, नाइट्रेट का वैलेंसी -1। अब प्लस माइनस से तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, लेड को दे देंगे 1 और नाइट्रेट को दे देंगे 2, क्योंकि NO3 पूरे को 2 मिला तो ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक। ये बन गया लेड नाइट्रेट। अब ये जो लेड नाइट्रेट है, ये जो लेड नाइट्रेट है, इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। याद करो, पोटेशियम का और आयोडाइड, पोटेशियम का वैलेंसी था +1, आयोडाइड का वैलेंसी था -1। प्लस माइनस से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, 1 इसको इधर दे देंगे, इसको इधर दे देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गई, पोटेशियम आयोडाइड। अब हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना है, तो PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये रिएक्शन कौन से टाइप का है, याद रखना है नहीं रखना है मुझे उससे मतलब नहीं, अभी उधर ध्यान नहीं देना। अभी हमें ये देखना है कि फॉर्मूला कैसे बनी और ये रिएक्शन में क्या ये चेंजेस नज़र आते हैं कि नहीं। हमारा प्राइमरी फोकस सिर्फ ये है कि रिएक्शन में हमें ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अगर ये चेंजेस नज़र हो रहे हैं मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। ये जो लेड नाइट्रेट है इसका पाउडर लिया था तो हम इसको सॉलिड लिखेंगे। पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया था, सोल्यूशन कैसा, तो बोला एक्वस सोल्यूशन। आती हूँ 2 मिनट, इस पे आती हूँ, पर ये देखो लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया और उसने बनाया पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, देखो पोटेशियम क्या था, पोटेशियम था +1, नाइट्रेट था -1। प्लस माइनस से तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये 1 इसको, ये 1 इसको, 1 तो शो करेंगे नहीं, तो KNO3, तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट और क्या बनेगा, लेड आयोडाइड PbI2। अच्छा कैसे आया PbI2, तो मैंने बताया था कि लेड जो है वो +2 है, ठीक है, आयोडाइड जो है वो क्या है -1, तो लेड हो गया +2, आयोडाइड हो गया -1, तो ये 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो PbI2, तो ये बन गया लेड आयोडाइड। तो जब लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा वो बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, एक्वस सोल्यूशन है, और लेड आयोडाइड सॉलिड, जैसे येलो PPT बनेगी। ये PPT क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, ये जो PPT है देखो स्मॉल में रिप्रेजेंट किया है, ये PPT जो है ये होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड। जो तुमने रिएक्शन कराया, समझो तुमने एक बीकर लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने क्या डाला था, सबसे पहले लेड नाइट्रेट का पाउडर डाला, क्या डाला, लेड नाइट्रेट का पाउडर डाला। ये लेड नाइट्रेट के अंदर तुमने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाला, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में है ना, सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में, तो L क्यों नहीं लिखते, लिक्विड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं L, लिक्विड क्यों नहीं लिखा, एक्वस क्यों लिखा, तो समझो लिक्विड स्टेट तब लिखेंगे जैसे वाटर है, अगर मैंने वाटर लिखा तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी, लिक्विड स्टेट स्मॉल l से रिप्रेजेंट करती हूँ। एक्वस स्टेट तब बोलेंगे जब उसका ओरिजिनल स्टेट सॉलिड है लेकिन उसको डिसॉल्व करके उसका लिक्विड स्टेट किया। बात समझ आ रही है। अगर मैं बोलती हूँ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एक्चुअली उसका स्टेट कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, उसका ओरिजिनल स्टेट कैसा है, सॉलिड है, लेकिन इस सॉलिड को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बना। क्योंकि इसका हमने सोल्यूशन बनाया है इसलिए हम इसको लिक्विड नहीं कहेंगे, इसका ओरिजिनल स्टेट लिक्विड नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, एक्वस।
सिमिलरली अगर तुमने देखा हो तुम सॉल्ट NaCl, NaCl जो है सॉलिड है तो इसको हम लिखेंगे सॉलिड। लेकिन अगर NaCl सोल्यूशन बनाए, नमक को पानी में घोल दिया, उसका सोल्यूशन बना दिया, उस केस में सोल्यूशन स्टेट में उसका फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। लेकिन लिक्विड लिखेंगे नहीं क्योंकि NaCl का ओरिजिनल स्टेट क्या है? सॉलिड। उसको लिक्विड कैसे बनाया? जब हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया, हमने तो उसका क्या बनाया? सोल्यूशन। तो उस केस में जब हम सोल्यूशन यूज़ करें, जब हम NaCl का सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में जब हम रिएक्शन में लिखेंगे तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे? NaCl एक्वस। ठीक है, एक्वस स्टेट में। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका ओरिजिनल स्टेट क्या है? सॉलिड। जब ये सॉलिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं या कि कोई और लिक्विड में डिजोल्व करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तब उस सोल्यूशन के फॉर्म में अगर है तो हम उसको लिखेंगे एक्वस। ठीक, लिक्विड नहीं, क्योंकि इसका ओरिजिनल स्टेट लिक्विड नहीं। आशा करती हूँ ये समझ आया डिफरेंस बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड एक्वस स्टेट। आगे बढ़ते हैं तो वो बोलता है कि पोटेशियम नाइट्रेट के साथ और क्या बन रहा है? लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड जो है ये कैसे हुआ? तो जैसे मैंने तुमको बोला ना, टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट पाउडर डाला, उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाला। अब हमने क्या किया? ये रिएक्शन मिक्सचर को शेक किया, या थोड़ी देर के बाद जब इसको ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि लेड नाइट्रेट का पाउडर तो नहीं, लेकिन इस बार येलो कलर का सॉलिड, क्योंकि देखो लेड नाइट्रेट का जो पाउडर था वो वाइट या तो कह सकते हो कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन कलरलेस है, पर तुमने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि कुछ यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं जो सॉलिड सोल्यूशन में घुल नहीं सकता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? येलो कलर का सॉलिड। ये येलो सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल है, पोटेशियम नाइट्रेट में घुल नहीं रहा है। जैसे सॉल्ट कैसे पानी में घुल जाता है? सॉल्ट सॉलिड है, उसको जैसे ही पानी में डाला वो घुल जाता है। यहाँ पे जो ये येलो कलर का सॉलिड बन रहा है ये घुल नहीं रहा है, ये इनसॉल्युबल है। तो रिएक्शन जब हो रही है और कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड उस रिएक्शन में बनता है तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में प्यार से उसको क्या बोलते हैं? पीपीटी। पीपीटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो एस सॉलिड से या तो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं कहूँ तुमने टेस्ट ट्यूब ली थी एक्टिविटी 1.2 में, तुमने लेड नाइट्रेट का पाउडर डाला था जो कि वाइट कलर का था या कलरलेस कह सकते हो। तो ये तुमने क्या लिया था? तुमने लिया था लेड नाइट्रेट का पाउडर। ये लेड नाइट्रेट के पाउडर के अंदर तुमने क्या डाला था? लेड नाइट्रेट पाउडर के अंदर तुमने डाला था पोटेशियम आयोडाइड। वो पोटेशियम आयोडाइड भी कैसा था? कलरलेस। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि सोल्यूशन के फॉर्म में है, लेकिन इस सोल्यूशन में येलो सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल है, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट में सॉल्युबल नहीं है, ऐसे सॉलिड को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पीपीटी से, एस से या डाउनवर्ड एरो से। ठीक, तो यहाँ पे तुम अगर देखो तो चेंज इन कलर नजर आ रहा है। रिएक्टेंट्स में तुमने कहीं पे भी कुछ भी येलो कलर का नहीं लिया था, लेकिन रिएक्शन के बाद येलो कलर नजर आया, मतलब क्या हो रहा है? चेंज इन कलर। ठीक, उसके अलावा तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? तो उसके अलावा तुम्हें चेंज इन स्टेट नज़र आता है। ठीक है, कि पहले जो पोटेशियम आयोडाइड था वो एक्वस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, बाद में तुम्हें एक्वस मिला, सॉलिड भी मिला, लेकिन जो कंपाउंड है वो अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर इस एक्टिविटी में तुमको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गैस रिलीज नहीं हुई, ना ही टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक, तो पहली वाली एक्टिविटी में भी देखा था चेंज इन फिजिकल स्टेट हो रहा था, चेंज इन कलर, यहाँ पे भी तुम्हें मेजरली देखो चेंज इन कलर नजर आता है। ठीक, अब अगर हम देखें आगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो अगर तुम लोगों ने क्लास 8 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा तो तुमको याद होगा कि जब भी मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक, तो रिएक्शन ऑफ मेटल, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो मेटल लिया है वो मेटल उन्होंने लिया है जिंक। जिंक को उन्होंने रिएक्ट कराया एसिड। एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब क्या?
डाइल्यूट मतलब कि जैसे तुमने अगर देखा हो, अगर तुम्हें शरबत पीना है, ठीक, तो शरबत पीने के लिए तुम शरबत को डाइल्यूट करोगे। शरबत को डाइल्यूट कैसे करोगे कि समझो ये तुम्हारा शरबत का बोतल था, ठीक, तुमने ग्लास लिया, ग्लास में शरबत कितना डालोगे, इतना, बाकी क्या डालोगे, बाकी तुम डालोगे पानी, मतलब तुमने क्या किया, इतना सा शरबत लिया और बाकी तुमने क्या डाल दिया, बाकी तुमने पानी डाल दिया, मतलब तुमने क्या किया, शरबत को डाइल्यूट किया। ये कौन से फॉर्म में, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में। शरबत कैसे फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। शरबत को क्या किया, डाइल्यूट किया। कैसे डाइल्यूट किया, थोड़ा सा शरबत लिया, बाकी का तुमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो इसे तुमने डाइल्यूट किया। सिमिलरली एसिड कंसंट्रेटेड स्टेट में थोड़ा सा एसिड लिया, बाकी क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो एसिड डाइल्यूट हो गया। कौन कौन से एसिड होते हैं, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में तुम सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, ठीक है, 2 एसिड ले सकते हैं, कोई भी चलेगा। और वो दोनों कैसे होने चाहिए, डाइल्यूट मतलब क्या कि थोड़ा सा ये एसिड लेना है और बहुत सारा पानी डालेंगे और उसे डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट एसिड। कौन कौन सा एसिड ले सकते हैं, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड याद रखेंगे, क्या फॉर्मूला है, H2SO4। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें तो उसका क्या फॉर्मूला है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, HCl। अब ये जिंक को, कोई भी तुम्हारी इच्छा, जैसे अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं H2SO4, एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो तुमने क्या किया कि ये जो मेटल है, जिंक मेटल है, तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, एसिड है एक्वस स्टेट में है, ठीक है। पूछा क्यों एक्वस स्टेट में, इसका ओरिजिनल स्टेट कुछ और है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी ओरिजिनल स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट। वो गैसियस स्टेट को हमने क्या किया, डाइल्यूट किया, पानी डाला, डाइल्यूट किया ना तो एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट किया, पानी डाला, ठीक है, सोल्यूशन बनाया इस एसिड का, एक्वस सोल्यूशन लिया। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन, ये सल्फेट, ये क्या है, सल्फेट, ये सल्फेट इसके पास चल जाएगा, तो ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। और साथ ही साथ क्या बनेगा, तो जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। गैस को अपवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं या जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बना रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मुझे कैसे पता हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, कि समझो अगर तुम देखो, ये रिएक्शन कराने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये रिएक्शन कराने के लिए उन्होंने कॉनिकल फ्लास्क लिया था। क्या लिया था, कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क में इन्होंने क्या डाला था, इन्होंने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे। जैसे रेती कैसे होती है, ऐसे दरदरी सी, ठीक है, कोर्स, तो इसी तरह ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में जिंक को लिया था। तुम्हें याद है अभी हमने सबसे पहले एक्टिविटी डिस्कस की थी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल कौन से फॉर्म में था, ऑब्वियसली वो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन कैसे फॉर्म में लिया था, रिबिन। क्यों रिबिन फॉर्म में लिया था, ताकि हम उसको आसानी से बर्न कर सके, ठीक है, क्योंकि तुम्हें याद है मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जिसमें से एक मेटल की प्रॉपर्टी क्या थी, मेलिएबिलिटी। अगर याद आता है, मेलिएबिलिटी मतलब क्या, प्रॉपर्टी टू बी बिटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है, शीट्स में हम भी मतलब वो कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, है ना, मेटल को। तो इसी तरह जिंक को किस फॉर्म में लिया, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। तो जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए और इसके अंदर तुमने क्या डाला, अभी H2SO4 लिया तो तुमने इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला। जैसे ही तुमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, यहाँ से गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हमने रिएक्शन में देखा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एयर में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है। अगर गैसेस ट्रांसपेरेंट है तो मुझे कैसे नजर आएगी, ठीक, तो वो गैसेस जो है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगी कि मुझे मतलब आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपेरेंट है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपेरेंट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही। तो जब भी ये रिएक्शन करा, जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डाला, तुरंत क्या करना है, एक बर्निंग मैचस्टिक इस
कॉनिकल फ्लास्क के माउथ, ये जो है ना कॉनिकल फ्लास्क का माउथ, उसके नियर ले आओ, ठीक है। तो ये बर्निंग मैचस्टिक को यहाँ पे ले आओ। जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगी, ये पॉप साउंड के साथ एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी। तो ये मैचस्टिक बुझ जाएगी और कौन सा साउंड आएगा? पॉप साउंड। तो जब भी पॉप साउंड आए और मैचस्टिक एक्सटिंग्विश हो जाए, मतलब पक्का ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक इंडिकेटर है कि अच्छा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। क्या बोला कि जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे कॉनिकल फ्लास्क में, इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, और जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डाला, पास में बर्निंग मैचस्टिक लेके और रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ट्रांसपेरेंट है, हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो रिलीज हो रही है। हमें कंफर्म करना है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। तो जब बर्निंग मैचस्टिक को ये कॉनिकल फ्लास्क के माउथ पे ले आएंगे, तो क्या होगा कि ये एक्सटिंग्विश होगी और पॉप साउंड रिलीज होगा। दूसरा चीज़ कि तुमने यहाँ पे ये रिएक्शन में तुम ये देखोगे कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, तुम जैसे ही थोड़ी देर के बाद कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे, कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो गए। तुमने नीचे कोई बर्नर लगाया ही नहीं था कि गर्म हो, अपने आप से गर्म हो गए। ऐसे रिएक्शन को, जिसमें रिएक्शन होने के दौरान हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क कैसा हो गया? गर्म हो गया। ये कॉनिकल फ्लास्क बाहर से गर्म हो गया। जब तुम उसको टच करोगे तुमको हॉट फील होगा वो कॉनिकल फ्लास्क। इसका मतलब क्या कि ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नया वर्ड सीखा, कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले, लेकिन क्या तुमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ, रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब भी जिंक ग्रैन्यूल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ा देगा। और कौन सा रिएक्शन कहते हैं इसे? एक्सोथर्मिक। देखो एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब रिलीज। क्या रिलीज हो रहा है? टेम्परेचर। थर्मिक का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा, हीट रिलीज हुई। हीट रिलीज हुई कैसे पता चला? जब कॉनिकल फ्लास्क को टच किया, नीचे कोई बर्नर नहीं रखा था, हमने बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं की, रिएक्शन हुआ, जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और क्या रिलीज हुई? बहुत सारी हीट रिलीज हुई, ठीक, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ। तुमने और क्या देखा? तुमने देखा कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कोई भी गैसियस स्टेट नहीं था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कलर नहीं नजर आया, पर 3 चेंजेस तो नजर आए। वो 3 चेंजेस क्या थे? चेंज इन फिजिकल स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हुआ ना, कॉनिकल फ्लास्क रिएक्शन के दौरान गर्म होता जा रहा था, ठीक। और मैंने तुमको यहाँ पे क्या बताया, ये जरूर याद रखना कि हाइड्रोजन का इंडिकेटर, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसका इंडिकेटर क्या? इंडिकेटर ये है कि बर्निंग मैचस्टिक को लेके आओ, जहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। तो अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो क्या होगा कि ये जो मैचस्टिक, जो बर्निंग मैचस्टिक थी, वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी और पॉप साउंड आवाज आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो हमने 3 एक्टिविटीज डिस्कस की। तीनों एक्टिविटीज में हमने ये देखा कि इसमें से 3, 4, 2, कभी 1 चेंज नजर आता है। जब ऐसे चेंजेस रिएक्शन में नजर आए, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये सारे चेंजेस हम देख सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसके चेक कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। कौन से चेंजेस 4 थे? चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशंस के बारे में।